गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं पहले तो बताएगा। सिंपल, जैसे जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसका कोई पैटर्न होता है। जब हम लोग उसको काम करते हैं तो उसका कोई पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उस काम को करा जा सकता है, अदरवाइज उस काम को नहीं किया जा सकता। लाइक जब आप सुबह उठते हैं तो यहाँ पर आने के लिए क्या करते हैं, उठते होंगे, फ्रेश होते हैं, थोड़ी ना उठे और डायरेक्ट आ गए, फिर यहाँ हो गया, यहाँ आके फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं? बहुत सही है, सभी आते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हर काम का एक प्रोसीजर होता है, ठीक उसी तरह से हमें अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम ये कह सकते हैं एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं, हमारा गाइड करते हैं हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है, किस चीज की अकाउंटिंग करनी है और कहां पे किस चीज को कैसे शो करना है, कहां पे किस चीज को कैसे शो करना है, कहां पे किसको डिस्क्लोज करना है, कौन से नोट्स देने हैं। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी वो सारी चीजें में कहां बताई जाती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। अगर हम देखें कुल मिला के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 थे, जिसमें से आपके कोर्स में जितने आ रहे हैं ग्रुप 1 में वो आ रहा है एक AS1, AS2, AS3, AS10, AS11, AS12, AS13 और AS16। ये बोर्ड पे देखते रहे अभी, जिसमें से AS3 हम आप लोगों को नहीं कराएंगे अभी। क्यों? क्योंकि इसका एक आपके पास सेपरेट चैप्टर है पूरा पूरा। AS13 हम आप लोग को नहीं कराएंगे अभी, क्योंकि इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है पूरा पूरा। तो ये दो AS तो अभी हम लोग बिल्कुल अपने कोर्स से गायब कर देंगे। बचे कौन से हमारे पास? 1, 2, 10, 11, 12 एंड 16 हमारे पास ये बच गए। जब ये हमारे पास बच गए तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये दो फिर से हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। रीजन फॉर दैट, हम लोग को इसका चैप्टर वाइज आएगा। जब इसका चैप्टर आएगा तो हम लोग इसको वहां पे इंक्लूड कर लेंगे, तो हम लोग चैप्टर के साथ कवर हो जाएगा। फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। सबसे पहले बात करते हैं AS1 की, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? कोई बताना चाहेगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज कोई बताना चाहेगा? नहीं, सब बैठे रहेंगे, सिर्फ हम बताते रहेंगे ना। गुड, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी जब डेप्रिसिएशन को फॉलो करती है तो वो दो मेथड में से एक ही मेथड फॉलो करती है, या तो WDV या स्ट्रेट लाइन मेथड। यही करती है कि नहीं करती है? अब कंपनी ऐसी तो होती नहीं है कि लाइक आज हमने WDV चालू कर लिया, चलो अगले साल हम SLM यूज करेंगे, फिर उसके अगले साल WDV यूज कर लेंगे ना, ऐसा नहीं। हम एक बार जिस पॉलिसी को फॉलो कर लेते हैं, हम उसी पॉलिसी के बेसिस पर ता जिंदगी अपने बिजनेस को चलाते रहते हैं। दैट इज गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? ये सब चीजें हमारी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में आती है। मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज हम कहां कहां पे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, irrespective of the extent of the standardization, diversity in accounting policies is unavoidable for two reasons. Is unavoidable for
2 रीजन। क्या रीजन हो सकते हैं बिना देखे बताओ? क्या रीजन हो सकते हैं बताए कोई? नहीं, ये भी हम बताएंगे। वेरी गुड। सबसे पहले रीजन तो ये होगा कि अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर देते हैं, अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर देते हैं तो दिक्कत ये आती है कि मेरे अकाउंट्स की मैचिंग सही से नहीं हो पाती है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था, नाम लिया था मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्लोजेंस, ये सब नाम लिया था। दूसरा ये कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमारे ऊपर बिलीव उड़ जाता है, रिलायबल नहीं होंगे वो। भाई आज हम कुछ फॉलो कर रहे हैं, कल हम कुछ फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी ने तुमसे कुछ कहा, कल किसी ने तुमसे कुछ कहा, क्या उसका भरोसा होगा? दैट्स ऑल द मैटर, ट्रस्ट। First, accounting standard cannot and do not cover all possible areas of accounting, and enterprises have the freedom of adopting any reasonable accounting policies in areas not covered by a standard. Second, since enterprises operate in diverse situations, it is impossible to develop a single set of policies applicable to all enterprises of all time. यानी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हमारे हर एक चीज को फॉलो करवा दें, हर एक चीज को फॉलो करवा दें। लाइकवाइज जैसे देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होते हैं हमारे? एक्रूअल। तो सबसे पहले गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। ये माना ही जाता है कि हर एंटिटी के अंदर ये 3 हैं, दैट्स व्हाई इट इज फंडामेंटल। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? हाँ, कोई भी इंसान ये सोच के कंपनी नहीं बनाता है, कोई भी इंसान ये सोच के कंपनी नहीं बनाता है कि वो अभी आज खोली है, ऐसा करेंगे 2 महीने बाद बंद कर देंगे। कोई बनाता है ऐसा? नहीं। हर इंसान ये चाहता है कि वो हर इंसान अपने बिजनेस को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करे और ज्यादा से ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाए, और वो हम कभी बंद नहीं करेंगे। दैट इज गोइंग कंसर्न। अगर आगे आने वाली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जिनके जरिए हमें यह पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस अब आगे नहीं चल सकता, तो वहां पे हमें उसको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। तो हमें वहां पे उसको डिस्क्लोज करना है। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हमने क्या कहा? हमने जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और एकदम ही से गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ गया कि ये बिजनेस इलीगल है, ये बिजनेस आप नहीं कर सकते, ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर, तो क्या हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? आंसर इज नो, हम नहीं जाएंगे। और जब हम उसके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो इट मींस हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ऑर्डर आया जनवरी में कि अक्टूबर तक हमें अपने बिजनेस को फिनिश कर देना था, बंद कर, क्लोज कर देना था। हमारे अकाउंटिंग ईयर कब बंद होता है? 31 ऑफ मार्च। दिसंबर कौन बोला था? 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा उस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट को फॉर्म आउट करेंगे तो उसके नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट हम लोग ये भी डिस्क्लोज कर देंगे कि अब हमारा बिजनेस गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से यहाँ पर नहीं चालू हो सकता, यानी गोइंग कंसर्न इसका अजम्पशन अब नहीं रहा। क्लियर? कंसिस्टेंसी, एक चीज जो हमने फॉलो कर ली हम ता जिंदगी वही फॉलो करेंगे। डेप्रिसिएशन WDV है तो फिर WDV ही चलेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो है तो फीफो चलेगा, लीफो है तो लीफो चलेगा, मीफो है तो मीफो चलेगा, हीफो है तो हीफो चलेगा, एवरेज है तो एवरेज चलेगा। ये नहीं आज एवरेज है कल लीफो है कल मीफो है, ऐसा नहीं होता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे करते हैं। व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट?
कि जो इस पीरियड में खर्चे हुए हैं भले ही वो पेड ना हुए हों या ना मिले हों, ना पेड हुए हो ना मिले हो, वो भी हमारे पास इस कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग, जो देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, दिखाते हैं मिलना मतलब ज्यादा दे दिया, प्रीपेड, मिलना बाकी है एक्रूड, ज्यादा मिल गया अनएक्रूड या एडवांस, नाम सुने होंगे आपने। गुड, ये मेरे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। हाँ बोलो। वो वहां पे है, वो तुमने पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट था और रिवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू, रिवैल्यूएशन था। एक टॉपिक आया था डेप्रिसिएशन में, फाउंडेशन में एक टॉपिक डेप्रिसिएशन टॉपिक होता है, पहले फाउंडेशन ही पढ़ाते थे। नहीं नहीं, फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन लेवल जो हमारा होता है चेंज तब कर सकते हैं जब, देखो चेंज कर नहीं सकते, बिजनेस हमारा है, जो फैसले हम लेंगे वही होगा। हम चाहते हैं कि अगले साल सेल लगाएं, हम लगाएंगे, अगले WDV लगाएं, हम लगाएंगे। चेंज क्यों नहीं करते हैं? फर्स्ट रिलायबिलिटी अभी बताया था हमने, दूसरा इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में हमारे पास ये चीज़ें अलाउ करी ही नहीं गई हैं। मतलब अभी अब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें एक सेक्शन आएगा PGBP, एक हेड आएगा PGBP। तो PGBP में आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो SLM WDV बेसिस पर ही सारी एंटिटीज को लगाना है एक्सेप्ट पावर जनरेशन यूनिट। और अगर पावर जनरेशन यूनिट भी ये चाहती है, अगर पावर जनरेशन यूनिट भी ये चाहती है कि वो WDV से लगाए, तो अगर उसने एक बार WDV फॉलो कर लिया तो फिर उसको वो चेंज नहीं कर सकती। आप भले ही चेंज कर दें, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब पास आप जाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करेगा और फिर आपसे टैक्स लेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन वो एक अलग टॉपिक हो गया, तुम एक अलग टॉपिक में चले गए। अलग टॉपिक इन द सेंस लाइक कि रीवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि मेरी एसेट की कंडीशन बहुत अच्छी है, हमने उसकी लाइफ बढ़ा दी, हमने उसकी लाइफ बढ़ा दी, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे मेथड चेंज कर दें तो जहां तक पॉसिबल होता है मेथड चेंज नहीं करते हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, हम पूरे अकाउंट चेंज कर दें, भाई घर की खेती है अपनी, पूरे अकाउंट चेंज कर दें, लेकिन नहीं करा जाता है। अच्छा नहीं, मतलब रिलायबिलिटी चली जाती है उसकी, ये चीज होती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, इट फॉलोड नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, इफ नॉट फॉलोड डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अभी इन्होंने बताया था। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे इन्वेंट्रीज, फीफो, वेटेड एवरेज एक्सेट्रा, कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आप कैश फ्लो कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे हैं, आप इनडायरेक्ट मेथड कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये चीज। Selection of accounting policies, prudence. In view of uncertainty associated with future events, profits are not anticipated, but losses are provided. Prudence क्या कहता है हमारा? कि अगर आने वाले वक्तों में हमें कहीं लॉस दिखाई पड़ रहा है तो हम उसे बुक कर लेंगे, लेकिन अगर आने वाले वक्तों में हमें कोई प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है तो हम उसे तब तक बुक नहीं करेंगे जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाता। क्लियर? Example 1. The most common example of exercise in prudence is the selection of accounting policies, the policy of valuing inventory at lower cost and net realizable value. देखो इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करी जाती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, whichever is lower. Suppose a trader has purchased 500 units of certain articles at ₹10 per unit. कितने रुपए खरीदी उसने? 10 रुपए की। He sold 400 आर्टिकल 15 रुपए पर। If the net realizable value per unit of the unsold article is 15, बेटा कितने खरीदे थे? 500। कितने बेच दिए? कितने बच गए? 100 बच गए, जिसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 15। The trader should value the stock at 10 rupees per unit. By कॉस्ट कितनी थी? 10। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 15। Whichever is lower,
10 वैल्यू कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 होती, कितनी होती 8, 8 और 10 विच एवर इज लोअर 8, तो 100 इंटू 8, 800 रुपए मेरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आती। समझ में आया, क्लैरिटी आई? ये हम लोग पढ़ेंगे अभी और इसको ब्रीफली पढ़ेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, AS2। यहां तक जितना कराया तो सबको समझ आ गया, गुड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस। अब देखो, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, मटीरियल इन करेंट पीरियड, अमाउंट असर्टेन्ड है अगर तो अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड, नॉट असर्टेन्ड है फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड। जैसे कोई पॉलिसी चेंज हो गई हमारी, ठीक है, और उसका अमाउंट हमें असर्टेन है कि हाँ हमें पता है कि इतना अमाउंट हमारा इफेक्ट कर रहा है, तो हमें वहां पे उसको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट में देना पड़ेगा, नोट्स ऑफ अकाउंट में उसको बताना पड़ेगा इतना डिस्क्लोजिंग हमारा पॉलिसी चेंज होने की वजह से इतना इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट असर्टेन्ड नहीं है तो वहां पे हमें फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ गया। नॉन मटीरियल इन करेंट पीरियड बट असर्टेनेबल इन लेटर पीरियड। देखो करंट पीरियड में वो नॉन मटीरियल मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो बस फैक्ट उसके चाहिए, उसके क्या डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, फैक्ट। क्लियर है? अगर मटीरियल है तो दो चीजें देखी जाएंगी, अमाउंट असर्टेन है या असर्टेन। अगर असर्टेन है तो अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर असर्टेन नहीं है तो फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा वहीं पे। अगर मेरा मटेरियल नहीं है, अगर मेरा मटेरियल ही नहीं है लेकिन आगे आने वाले वक्तों में मटेरियल हो जाएगा, तो हमें इस वक्त करंट पीरियड के नोट्स में क्या देना पड़ेगा, फैक्ट्स देने पड़ेंगे। क्लियर? मटेरियल मतलब जो चीज मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे ये देखो, a simple disclosure that an accounting policy has been changed is not much use for a reader of a financial statement. The effect of change should therefore be disclosed wherever ascertainable. Suppose a company has switched over to weighted average formula for ascertaining cost of inventory from the earlier practice using FIFO. पहले क्या यूज करती थी, आप क्या यूज कर रही है, weighted average। चेंज हो जाएगी इन्वेंट्री। If the closing inventory by FIFO is 2 लाख and that by weighted average is 1.80 लाख, weighted average के अकॉर्डिंग 1.80 लाख आ रही है, FIFO के अकॉर्डिंग 2 लाख आ रही है, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, सोचो ना। पॉइंट समझ में आया, फौरन पूछ लेना। क्लैरिटी आई क्या? जी, स्टॉक कहां दिखाया जाता है, क्योंकि पीएल के क्रेडिट में, पीएल के क्रेडिट में दिखाया जाता है। जब स्टॉक को पीएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, दैट्स व्हाई स्टॉक का इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, कम हो जाएगा मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर मेरा वेटेड एवरेज 1.80 लाख हो गया है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 20,000 से कम हो गया, अमाउंट असर्टेन है कि नहीं है, और मटेरियल इफेक्ट है, प्रॉफिट मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट में इफेक्ट कर रहा है, दैट इज मटेरियलिटी है। ठीक है, द चेंज इन पॉलिसी हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बाय 20,000, ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ सबके? डिस्क्लोजर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। अगर डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मतलब थोड़ा सा चेंज जो होता है, जो डेविएशन होते हैं। जैसे यहां पे हम लोग चल रहे थे, हमने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, हम लोग यहां पर आ गए या यहां पर आ गए, तो ये जो ये डिफरेंस आया, दैट इज डेविएशन, दैट इज डेविएशन, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें। जैसे ये तुम लोग बताओगे, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट टू 1,60,000 ऑन द FIFO मेथड। The company decided to change FIFO to weighted average basis method. On the basis of weighted average basis में the amount to 1,47,000 कितनी आ रही थी, कितनी हो गई, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 1,95,000, तो इसको तो छोड़ी तो ज्यादा यही है भाई, विच एवरेज लोअर चलता है, तो 163 147 वेटेड एवरेज पे आ गए, तो 147 163 डिफरेंस 16,000, तो 16,000 से हमारी इन्वेंट्री हो जाए, डिस्क्लोज है, ये देखो
आया, क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी लैंग्वेज हम क्यों नहीं लिखवा रहे? इसकी लैंग्वेज बेटा कोई भी अगर लिखवाता है तो ये समझ लो कि अपनी लैंग्वेज में आप इसको नहीं लिख सकते। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जैसे एज पर AS1 disclosure of accounting policies, any change in accounting policies which has a material effect should be disclosed in the financial statement। ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है किसी भी हालत में, ठीक है। अब जो ऊपर केस दिया गया है भाई, पूरा ये केस दिया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। जहां तक वो असर्टेन उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेन, अब यहाँ पे असर्टेनेबल है तो हम क्या करेंगे, नॉन असर्टेनेबल है तो क्या करेंगे, मटीरियल नहीं है लेकिन आगे जाके मटीरियल हो जाएगा, तब क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम बता देंगे। यानी सामने वाले को हमें पूरी चीज बता देनी कि हाँ हमें प्रॉपर नॉलेज, हम पढ़ के आए, इतना बता दिया। उसके बाद जो अपना डिसीजन है उसको अपने डिसीजन दे दिया। क्लैरिटी आ गई कैसे करना है? क्लैरिटी आ गई? सबके आ गई? कोई दिक्कत? गुड। इसी तरह से सेकंड वाला है, थर्ड देखिए, कह रहा XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the assets of the company are blocked in various claims petition in special court, XYZ has accepted intercorporate deposits and it is making its best effort to settle the dues. There were claims at varied rates of interest from lenders from the due date of ICDS to the date of repayment. The company has provided interest as per the term of the contract till the due date and a note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement. On account of uncertainties existing regarding the determination of the amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of the contract, the company considers that these claims are in the nature of claims against the company, not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note in the accounts instead of making a provision in the profit and loss account. State whether the treatment done by the company is correct or not. Same चीज आपके ग्रुप 2 में है, AS4 में and AS5 में। Profit prior period items and post period items and events occurring after the balance sheet date। बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं लेकिन सेम चीज यही है। इसमें क्या है कि कंपनी एक बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, किसमें एंगेज है, हमारी कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज में एंगेज है। वहाँ क्या कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में एंगेज होने का मतलब है कि हमारी कंपनी के लोन देती है और लोन उठाती है, मतलब इन्वेस्ट करती है एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी ले रखे हैं, कई सारे लोन भी है। तो हमारा AS29 कहता है कि अगर कोई लाइबिलिटी आपकी सर्टेन हो गई है, हालांकि AS29 इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी कहता है कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटी आपको देनी है तो आपको अपने नोट्स में उसको दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये देखो कह रहा है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिकॉग्नाइज प्रूडेंस as one of the major consideration governing the selection and application of accounting policies in view of the uncertainty attached to future events। यहाँ पे हमें future events के बारे में पता नहीं है, uncertainty है। Profits are not anticipated but recognized only when realized through, though not necessarily in cash. Provision is made for all known liabilities. Underline the word provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with the certainty and represent only best estimate in the light of available information। Also, as per AS1, accrual is one of the fundamental accounting assumptions irrespective of the terms of the contract. So long as the principal amount of loan is not repaid, the lender cannot be replaced in a disadvantageous position
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब तक हम लोन का अमाउंट पे नहीं कर सकते तब तक हम अपने इंटरेस्ट को वेव ऑफ नहीं करेंगे। भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो क्यूमुलेट होता जा रहा है ना, आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, क्यूमुलेट होता जा रहा है आपका इंटरेस्ट। Now, the lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non-payment of interest in respect of overdue amount. From the aforesaid, it is apparent that the company has an obligation on account of the overdue interest. In this situation, the company should provide the liability at an amount estimated or on a reasonable basis based on fact. Simple सी बात है, पूरी बात यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें प्रोविजंस को रिक्वायर यानी प्रोविजन को क्रिएट करना पड़ेगा। जो इन्होंने ट्रीटमेंट करा है कि क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, ये इनका करेक्शन बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोविजन रिक्वायर करना, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा उस क्योंकि अमाउंट की सर्टेनिटी तो है नहीं, तो अपने बेस्ट एस्टिमेट से इन द लाइट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस्ट एस्टिमेट से हम जो अमाउंट क्रिएट करेंगे वो प्रोविजन के लिए हमें क्रिएट कर देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? यहां पे हमारा AS1 कंप्लीट होता है। ठीक है, बस ध्यान रखें AS1 कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका AS1 का, अगर आपको लग रहा है कि हाँ AS1 का है तो पहले आप AS1 के बारे में बताएंगे, फिर आप केस डिस्कस करेंगे और फिर आप अपना रिजल्ट यानी कंक्लूजन देंगे। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिवाइज कर ले। सबसे पहले क्या करेंगे, AS1 के बारे में, नहीं कोई भी है ऐसा जो उसके बारे में बताएंगे, फिर केस डिस्कस करेंगे जो दिया गया होगा उसको, फिर थर्ड अपना डिसीजन यानी तुम्हें क्या लगता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक, यहां पे हमारा AS1 कंप्लीट हो गया।